नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भूगोल का पार्ट 2। राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण के पार्ट 2 में आज हम जो थार का मरुस्थल है उस थार के मरुस्थल को किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है उसे हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा राजस्थान का चित्र बना लेते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आसान सा चित्र है, आप लोग भी बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन आप भी बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे मैं बना सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो चित्र बनाना और चित्रों के माध्यम से समझना थोड़ा आसान रहता है। इसलिए आप लोग ऑनलाइन जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऑफलाइन की तरह मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको नोट्स बनवाऊंगा। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। आपको अन्य किसी प्रकार की गाइड या पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और एक एक चीज को, छोटे से छोटे प्रश्न को भी आपके सामने रख दूंगा। बस आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं थार के मरुस्थल के बारे में। यहाँ एक रेखा है इस तरीके से, इसे मैं कहूंगा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और यहां पर है ये एक रेखा, इसको मैं नाम दूंगा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब इन दोनों प्रश्नों को आराम से समझ लीजिए। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पूरे राजस्थान को दो भागों में बांटती है। पूरे राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान को दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और अगर मैं बात करूं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो ये रेखा रेगिस्तान को दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा रेगिस्तान को दो भागों में बांटती है और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ध्यान रहे, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो राजस्थान का 61.41% हिस्सा है। कई बुक्स में 61.11 बताया हुआ है, कई में 61.41 बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मरुस्थल का ये भूभाग। अब इस मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को, या यूं हम कहें कि उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र को आगे चल करके हम दो भागों में बांट देते हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थल को दो
भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। किस आधार पर बांटते हैं? जलवायु के आधार पर। और वो 2 भाग कौन से हैं? एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। जलवायु के आधार पर उत्तर पश्चिम मरुस्थल या रेगिस्तानी भाग को शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के नामों से जानते हैं। 2 अलग अलग भाग हो गए इसके। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं, पहला टॉपिक हमारा शुष्क मरुस्थल। ये वाला क्षेत्र 25 सेंटीमीटर के पश्चिम वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? शुष्क मरुस्थल कहलाएगा। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व वाला भाग अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाएगा। अब हम अपने इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि शुष्क मरुस्थल जो है उसकी क्या विशेषता है, शुष्क मरुस्थल में क्या क्या पाया जाता है। तो शुष्क मरुस्थल जो है, यहाँ पर हम बात करें तो शुष्क मरुस्थल के अंदर वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। शुष्क मरुस्थल में वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। हम बात करें यहाँ पर स्थान है समगांव जैसलमेर। ये समगांव जैसलमेर राजस्थान का ऐसा भूभाग है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा 8 सेंटीमीटर से कम, 8 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है सम जैसलमेर के अंदर। अब चूंकि यहाँ बारिश नहीं होती है, तो बारिश नहीं होने के कारण यहाँ पर वनस्पति भी नहीं है, तो इसे शून्य वनस्पति वाला स्थान, या हम यूं कहे वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? समगांव जैसलमेर। किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती क्योंकि यहाँ पर वर्षा ही नहीं होती, और जब बारिश ही नहीं होती है तो यहाँ वनस्पति भी नहीं उगती है। इसीलिए ये वाला जो भाग है, शुष्क मरुस्थल वाला जो भाग है, इसे महान भारत का मरुस्थल भी कहते हैं। इसी भूभाग को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम इस शुष्क मरुस्थल को जब आगे विस्तार से पढ़ते हैं तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। शुष्क मरुस्थलीय भूभाग को 2 भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं शुष्क मरुस्थल की। शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में कैसे बांटा जाएगा? तो नंबर 1 पर हो जाएगा अनुदैर्ध्य
धैर्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो इस शुष्क मरुस्थल के प्रथम भाग बालू का स्तूप युक्त के अंदर आता है। याद रहे, शुष्क मरुस्थल को संरचना के आधार पर दो भागों में बांटेंगे। नंबर 1 बालू का स्तूप युक्त भूभाग, बालू का स्तूप युक्त भूभाग, और नंबर 2 हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त भूभाग। तो हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, बालू का स्तूप युक्त भूभाग। बालू का स्तूप युक्त भूभाग के अंदर आता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। बालू का स्तूप युक्त भूभाग का मतलब क्या हुआ? ऐसा भूभाग जहां पर बड़े बड़े रेत के टीले हो, बड़े बड़े रेत के टीले हो। टीले माना धोरे, साहित्य की भाषा में उनको धोरे कहा जाता है। और जैसलमेर के अंदर उनका स्थानीय नाम मिलता है धरियन। याद रहे, जैसलमेर जिले में रेत के टीलों को धरियन कहा जाता है। रेत के टीलों को धरियन कहा जाता है। और मैंने अभी बताया था कि साहित्य की भाषा में उनको धोरे कहा जाता है। धोरे, रेत के ऊंचे नीचे धोरे, बड़े बड़े रेत के धोरे हैं, रेत के टीले हैं, उन टीलों को धरियन के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र को भारत का महान मरुस्थल या महान मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो शुष्क मरुस्थल के संरचना के आधार पर दो भाग कर दिए हमने, और उसका पहला भाग है बालू का स्तूप युक्त। युक्त का मतलब जहां पर बालू का स्तूप हो, ऐसा भूभाग। और बालू का स्तूप जो हैं बड़े रेत के टीले होते हैं, साहित्य की भाषा में जिन्हें धुरे कहा जाता है। और जैसलमेर में उनका स्थानीय नाम धरियन है। इनकी अगर हम बात करें कि ये धुरे कितने ऊंचे हो सकते हैं, तो 8 से 10 मीटर तक की इनकी ऊंचाई हो सकती है। और ये लगभग 200 से 400 मीटर इनकी लंबाई और चौड़ाई भी हो सकती है। तो ऐसे रेत के टीले जहां पर हो, वो बालू का स्तूप युक्त भूभाग कहलाता है, मरुस्थल कहलाता है। और इस बालू का स्तूप युक्त भूभाग को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, और दूसरा भाग है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पहले हम इसको समझते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या है। याद रहे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप में पवने जो हैं, मैं बात कर रहा हूं पवन की, कि जब रेगिस्तान में पवन के समकोण रेत के टीले बनते हो, पवन के समकोण, अनुदैर्ध्य में बता रहा हूं, पवन के समकोण रेत के टीले बनते हो, जब पवनें वहां पर समानांतर रूप से बहती है और उन पवनों के कारण वहां पर पवन के समकोण, कहने का मतलब वहां रेत के टीले बनते हो, तो ऐसे रेत के टीलों को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के रेत के टीले वहां पर बन जाते हैं, इस प्रकार के रेत के टीले। और ये रेत के जो टीले हैं, यहां से बीच में से काफी उभरे हुए होते हैं,
ऊंचे होते हैं। रेत के ये मध्य वाले जो भाग हैं ये काफी उभरे हुए या ऊंचे होते हैं। तो इस प्रकार पवन के समकोण बनने वाले रेत के टीलों को, धोरों को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। अब बात करें कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ बनते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप राजस्थान के अंदर जैसलमेर में सबसे ज्यादा बनते हैं। इस प्रकार के रेत के टीले कहाँ बनते हैं, जैसलमेर के अंदर। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जब वर्ष भर पवनें लगातार एक ही दिशा में बहती है, ध्यान रखिएगा कि वर्ष भर पवनें लगातार एक ही दिशा में बहती हैं, एक ही दिशा में बहती हैं और उस पवन की दिशा के लंबवत अगर टीले बने, पवन की दिशा के लंबवत यदि लंबवत रेत के टीले बने, रेत के धुरे बने। देखो अनुदैर्ध्य में मैंने कहा पवन के समकोण, यहां पर पवन के लंबवत रेत के धुरे या टीले बनते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। पवन की दिशा के लंबवत बनते हैं, ये ध्यान रखना है। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में बनते हैं, बाड़मेर में बनते हैं, बाड़मेर में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के टीलों को कई बार पवनानुव्रत के नाम से भी जाना जाता है। पवनानुव्रती या रेखीय बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले रेत के धुरों को, पवन की दिशा के लंबवत बनने वाले रेत के धुरों को रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है, रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब चूंकि हम रेत के धुरों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इस प्रकार के प्रश्नों पर आप थोड़ा सा फोकस लगाएंगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएंगे और प्रश्नों के जवाब आप बहुत ही सही तरीके से दे पाएंगे। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक शब्द बार बार पूछा जाता है, बरखान या बरछान। बरखान या बरछान ये अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को कहा जाता है। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान या बरछान कहा जाता है। राजस्थान के अंदर बरखान या बरछान किस क्षेत्र में है, ज्यादा किस क्षेत्र में है, तो याद रहे शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। और अगर पर्टिकुलर जिले की बात आ जाए कि भाई जिला कौन सा रहेगा, तो याद रहे चूरू। चूरू जिले में बरछान या बरखान जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हमने बात की है बालू का स्तूप युक्त भूभाग के बारे में, बालू का स्तूप युक्त भूभाग के बारे में। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को हमने कहा है बरखान। एक शब्द मिलता है सीफ, सीफ बरखान का आधा भाग है। बरखान का आधा भूभाग जो है, बरखान का आधा भूभाग क्या कहलाएगा, सीप कहलाएगा। याद रहे बरखान और सीप आकृतियां रेगिस्तान में बनती है, ध्यान रखिएगा। बरखान और सीप जैसी आकृतियां जो है वो रेगिस्तान में बनती है। अब चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नंबर 2, पहली बात हो गई है हमारी बालू का स्तूप युक्त। अब हम दूसरा भाग ले रहे हैं बालू का
स्तूप मुक्त भूभाग। मुक्त का मतलब जहां बालू का स्तूप नहीं है या बहुत कम है, ऐसा भूभाग। अब ऐसा भूभाग कहां है तो हम समझ सकते हैं जैसलमेर शहर के चारों तरफ का भूभाग, जहां पर जैसलमेर शहर बसा हुआ है। जोधपुर के अंदर जो फड़ौदी वाला जो भूभाग है वो भी, वहां पर भी चट्टानें बहुत ज्यादा हैं। छप्पन पहाड़ियों वाला भूभाग जो बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है। नाकोड़ा वाला पूरा क्षेत्र जो है वो, अगर हम बात करें हर्ष की पहाड़ियां, तो हर्ष की पहाड़ियों वाला जो भूभाग है सीकर क्षेत्र वाला, ये भी कहने का मतलब, तो ये ऐसा भूभाग जहां पर कहने का मतलब चट्टानी भूभाग ज्यादा है या पथरीला भूभाग ज्यादा है, मरुस्थल के अंदर, वो भूभाग बालू का स्तूप मुक्त भूभाग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। आपको पता होना चाहिए यहां पर जो चट्टानें पाई जाती है, प्लास्टोसीन युग की चट्टानें हैं। प्लास्टोसीन युग की चट्टानें यहां पाई जाती है, प्लास्टोसीन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। और अगर मैं बात करूं जुरासिक काल के अवशेष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्लास्टोसीन युग की चट्टानें पाई जाती हैं, बालू का स्तूप मुक्त भूभाग के अंदर प्लास्टोसीन युग की चट्टानें पाई जाती है और जुरासिक काल के अवशेष या फिर मैं यूं कहूं जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा ओक्कल वुड फॉसिल्स पार्क। ओक्कल वुड फॉसिल्स पार्क, याद रहे, ओक्कल वुड फॉसिल्स पार्क जो है वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जहां पर जुरासिक काल के जीवाश्म पाए गए हैं, जहां पर जुरासिक काल के जीवाश्म पाए गए हैं। और ये भूभाग कहां पर हैं? जैसलमेर के अंदर। कहां है? जैसलमेर के अंदर हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जैसलमेर के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर ओक्कल वुड फॉसिल्स पार्क है, जहां पर ये चट्टानी भूभाग हैं और जुरासिक काल के अवशेष या जीवाश्म यहां पर पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मरुस्थल के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, शुष्क मरुस्थल के अंदर, शुष्क मरुस्थलीय भूभाग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस शुष्क मरुस्थलीय भूभाग के अंदर या रेगिस्तान के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं हैं जिनको आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले संरचना आती है लाठी श्रीज। पहली संरचना आती है इसके अंदर लाठी श्रीज। ध्यान रखिएगा कि जो लाठी श्रीज है वो जैसलमेर के अंदर 80 मीटर लंबी 60 मीटर चौड़ी भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या है? भूगर्भिक जल
पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है। मन इस क्षेत्र के अंदर बहुत ही कम गहराई पर पानी है। माना जाता है कि लाठी सरीज जो है प्राचीन काल की जो सरस्वती नदी है, प्राचीन काल की सरस्वती नदी जिसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो सरस्वती नदी के अवशेष हैं, ऐसा कहने का मतलब माना जाता है। बहुत सारे भूगोल के जो कहने का मतलब काम करने वाले लोग हैं, पुरातत्वविद, उन्होंने ये बताया है कि ये सरस्वती नदी का ही अवशेष है। तो लाठी सरीज के अंदर कम गहराई पर ही जल प्राप्त हो जाता है और यहां पर बहुत ही पौष्टिक घासें पाई जाती हैं। पौष्टिक घासें इस लाठी सरीज के अंदर बात कर रहा हूं और इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है दामन, दूसरा करड़, करड़ को करड़ी भी कहते हैं कई बार, करड़ी, और तीसरा नाम आता है सेवण। सेवण घास मुलायम घास है, सेवण घास ध्यान रखिएगा। सेवण घास को काट कर, मैंने आपको पहले ही बताया है, लिलोण नामक चारा बनाया जाता है। सेवण घास को काट कर लिलोण नामक पौष्टिक चारा बनाया जाता है। ध्यान रखिए, ये जो सेवण घास है, इस सेवण घास के अंदर गोडावण पक्षी अंडे देता है। गोडावण पक्षी किस घास में अंडे देता है? सेवण घास के अंदर अंडे देता है। इसलिए इस सेवण घास को गोडावण की प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। सेवण घास पौष्टिक घास है, ध्यान रखिएगा, और जैसलमेर क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। तो यहां सबसे पहले हमने बात करी है लाठी सरीज के बारे में। नंबर 2 पर चंदन नलकूप का नाम आता है। चंदन नलकूप जैसलमेर जिले के अंदर सम तहसील के अंदर चांदन गांव है। उस चांदन गांव के अंदर ये एक पाताल तोड़ कुआं है, ऐसा माना जाता है चांदन नलकूप के बारे में कि ये चांदन नलकूप जो है उसका कनेक्शन पाताल से हो गया। इसको पाताल तोड़ कुआं भी कह सकते हैं। इसका एक नाम मिलता है थार का गड़ा, इसको थार का गड़ा भी कहते हैं। मीठे पानी का कुआं है, मीठे पानी का जल स्रोत है, कुआं है, और बहुत ही कम गहराई पर यहाँ पर पानी मिला हुआ है और ये लोगों के पीने की जलापूर्ति करता है। इसलिए इस चांदन नलकूप को भी जैसलमेर क्षेत्र के अंदर है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया है सम तहसील और गांव का नाम है चांदन। ये तो है तहसील और ये है गांव, ध्यान रखिएगा। सम तहसील जैसलमेर और चांदन गांव के अंदर थार का गड़ा, जिसे पाताल तोड़ कुआं के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ पर अवस्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सटीक तरीके से आपको देना है। अब हम नेक्स्ट संरचना के बारे में बात करते हैं, प्लाया। तीसरी संरचना प्लाया। प्लाया झीलें होती है। प्लाया क्या होती है? झीलें होती है, ध्यान रखिएगा। रेगिस्तान में पवनों के बहाव के कारण, जब पवनें तेजी से चलती हैं तो बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं, बड़े बड़े गर्त बन, बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, और उन खड्डों के अंदर जब बारिश का पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, तो ये बड़े गर्त क्या कहलाते हैं? प्लाया झीलें कहलाते हैं। और ध्यान रखिएगा, प्लाया झीलें खारे पानी की होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र की खारे पानी की बड़ी झीलों को प्लाया कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। प्लाया झीलें है ना, प्लाया झीलें
और इन प्लाया झीलों के अंदर लवण की ऊपर छोटी छोटी मुलायम परत बन जाती है। प्लाया झीलों के ऊपर लवण की छोटी छोटी परत बन जाती है। उस परत को सेलिनोस कहते हैं। सेलिनोस, सेलिनोस के नाम से जानी जाती है लवण की ये परतें। आगे हम बात करते हैं नंबर 4 पर, रेगिस्तान की संरचना टॉपिक चल रहा है इसमें हमारा। और नंबर 4 पर हम बात करेंगे रन, टाट या खड़ीन। अच्छे से देख लीजिएगा, रन, टाट या खड़ेन मैं आपको बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा। आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और एक एक चीज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। बस आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाट या रन के बारे में। टाट या रन, अब ये ध्यान रखना है, टाट या रन, पवन चलती है। पवन चलने से रेत के टीलों के अंदर छोटे छोटे गर्त बनते हैं। छोटे छोटे गर्त, गर्त माने खड्डे, छोटे छोटे गर्त बनते हैं। और बारिश के समय में जब उन गर्तों के अंदर पानी भर जाता है, जब उन गर्तों के अंदर पानी भर जाता है तो ऐसे गर्त, जैसे अब ये एक टीला हो गया, ये भी टीला हो गया। इन दोनों टीलों के बीच से जब पवन निकलती थी तो यहां पर एक गर्त बन गया, ये एक गर्त बन गया और इस गर्त के अंदर बारिश का पानी जो है आकर के ठहर जाता है। बारिश का पानी ठहर जाता है। तो जब बारिश का पानी भरा रहता है तो ये क्या कहलाते हैं? रन। पानी भरा रहता है, जब पानी भरा रहता है तो ये क्या कहलाते हैं? रन कहलाते हैं। और जब पानी सूख जाता है, जब पानी सूख जाता है, तो जब पानी सूख जाता है तो ये क्या कहलाते हैं? टाट। क्या कहलाते हैं? टाट कहलाते हैं, है ना। जब पानी सूख जाता है तो क्या कहलाते हैं? टाट। यहां होती है ना टाट, वैसे ही टाट, कुछ भी नहीं होता है पानी तो वो क्या कहलाएंगे? टाट। अब यहां पर अगर दलदल बन जाता है, दलदल बन जाता है तो ऐसी दलदलीय भूमि को खड़ीन कहा जाता है। ऐसी दलदलीय भूमि को खड़ीन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, खड़ीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो दलदल बन जाता है वो खड़ीन के नाम से भी जाना जाता है। खड़ीन से संबंधित आरपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि पश्चिम राजस्थान के अंदर, प्रश्न क्या था? पश्चिम राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया गया? तो उसका राइट आंसर क्या माना गया? खड़ीन माना गया। यानी कि जल संरक्षण करने की एक विधि भी है खड़ीन, जो छोटे छोटे बांध बना लिए जाते हैं दो टीलों के बीच में। इस प्रकार के पानी को, रास्तों को रोक करके यहाँ पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, तो ऐसा पानी क्या कहलाएगा? खड़ीन कहलाएगा। याद रखिएगा, रन और टाट खारे पानी के हैं। कैसे पानी के हैं? खारे पानी के हैं। ध्यान रखिएगा, रन और टाट खारे पानी के छोटे छोटे खड्डों में भरे हुए क्षेत्र को कहेंगे हम रन या टाट। अब इसी प्रकार से दो टीलों के बीच में, छोटे छोटे गर्त में, दो टीलों के बीच में छोटे छोटे गर्त में, यहां जैसे पानी भर गया, पानी भर गया और ये पानी मीठा है, पानी मीठा है, ये टीला है, ये भी एक टीला है और इसके बीच में इधर से पानी रिस करके आया और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया। और अगर ये पानी मीठा है तो याद रहे इसका नाम क्या होगा? तली या पोखर नाम होगा। यानी रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर मीठे पानी के छोटे छोटे गर्त या खड्डे क्या कहलाएंगे? तली या पोखर के नाम से जाने जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब
तली या पोखर की जब मिट्टी सूख जाती है, तली या पोखर की मिट्टी जब सूख जाती है, जब ये पानी सूख जाता है, तो चूंकि मीठे पानी वाला क्षेत्र था तो ये उपजाऊ कैसी मिट्टी हो गई? उपजाऊ मिट्टी हो गई, जिसको किस नाम से जाना जाएगा? मरहो के नाम से जाना जाएगा। ऐसी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जो रेगिस्तानी क्षेत्र के तली या पोखर में पाई जाएगी, जहां किसी भी प्रकार की खेती की जा सकती है, याद रहे शुष्क खेती भी होती है, शुष्क खेती होती है, तो वहां पर इस उपजाऊ मिट्टी को मरहो के नाम से जाना जाएगा। अब ध्यान रखिए, यहां पर जौ प्लस चना बोया जाता है। क्या बोया जाता है? जौ प्लस चना। इसको बेझड़ के नाम से जानते हैं। जौ प्लस चना जब दोनों साथ बोया जाता है तो ऐसी खेती क्या कहलाती है? बेझड़ कहलाती है। याद रहे, बेझड़ अलग है और बझेड़ा अलग है, दो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, पहला शब्द आया बेझड़ और दूसरा शब्द है बझेड़ा। तो बेझड़ मैंने अभी बताया नंबर 1 वाला, और ये है बझेड़ा। तो बेझड़ जौ और चने की खेती को बेझड़ कहते हैं, और बझेड़ा पान की खेती को बझेड़ा कहते हैं। पान, जो पान हम खाते हैं, ऐसे पान की खेती को बझेड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाला एक बढ़िया प्रश्न था, कांस्टेबल एग्जाम में आ रखा है। बझेड़ा से क्या तात्पर्य है? तो पान की खेती को बझेड़ा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक और संरचना आती है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या है? तो देखिए, जैसे ये कोई रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर पानी भरा हुआ भूभाग है, और इस पानी भरे हुए भूभाग के अंदर कोई पर्वत है या कोई ऐसी खड़ी चट्टान है, कोई पर्वत या कोई चट्टान है, तो ऐसी चट्टान को याद रखिएगा, जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ऐसी चट्टान को जर्मन भाषा के अंदर, किस भाषा में? जर्मन भाषा के अंदर इंसेलबर्ग कहा जाता है। इसे द्वीपीय पर्वत भी कह सकते हैं। इस चट्टान को द्वीपीय पर्वत भी कह सकते हैं, द्वीपीय पर्वत भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर एक संरचना आती है बजादा। अगली संरचना लिखवा रहा हूं, बजादा। अगली संरचना का नाम है बजादा। तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर बात कर रहा हूं, रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर जो धूल के बड़े बड़े टीले होते हैं, और वहां पर कहने का मतलब जो पर्वत होते हैं, तो पर्वतों, जैसे ये कोई रेगिस्तान के अंदर पर्वत है, तो पर्वत से बारिश का पानी आता है, और जहां पर आकर के बारिश का पानी रुक जाए, याद रखिएगा ये पर्वत है, और ये क्षेत्र पर्वत का गिरिपद है। गिरिपद का मतलब होता है पर्वत का निम्न भूभाग, पर्वत का नीचे का भूभाग, पर्वत की जड़। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्वतों के ऊपर से जब पानी आकर के, जल आकर के गिरिपद में रुक जाता है, जल रुक जाता है, ऐसा स्थान क्या कहलाता है? बजादा कहलाता है। जहां पर पर्वत आकर के, पर्वतों का पानी आकर के रुक जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है, ऐसा भूभाग बजादा कहलाता है। याद रहे, बजादा जहां जल आके रुकता है, और पर्वतों से अगर मिट्टी रिस करके नीचे आ रही है, पर्वतों से अगर मिट्टी रिस करके नीचे आ रही है, और जहां पर ये रेत आकर के रुक जाती है, इकट्ठा हो जाती है। याद रखिएगा, पर्वतों के ऊपर से रेत नीचे की तरफ
हवा नीचे की तरफ आकर के जम जाती है, गिरिपद के अंदर रुक जाती है, तो ऐसा क्षेत्र पेडीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडीमेंट, या फिर हम इसे गिरिपद भी कहते हैं। पेडीमेंट या गिरिपद के नाम से हम जानते हैं। रेगिस्तान में जो पर्वत है, उस पर्वतों के ऊपर से जल रिस करके नीचे आता है और जहां जल रुक जाता है, ऐसा भूभाग बजादा कहलाता है। और रेगिस्तान में पर्वतों के ऊपर से जब रेत आकर के नीचे आकर के रुक जाती है, ऐसा स्थान पेडीमेंट या गिरिपद के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इन नामों से जाना जाता है। एक शब्द आता है नेहड़। नेहड़ नेहड़ को स्थानीय भाषाओं में कहा जाता है ऐसा भूभाग जहां समुद्र लहराता हो, जहां समुद्र लहराता हो। तो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर समुद्र लहराता था? तो आज भी उसके अवशेष मिलते हैं। बाड़मेर और जालोर क्षेत्र के अंदर, वहां उनका जो पश्चिमी भूभाग है, दक्षिणी पश्चिमी जो भूभाग है, वहां पर आज भी सफेद रेत के टीले हैं, जो बताते हैं कि किसी जमाने में यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्र लहराया करता था, जिसका नाम था टेथीज महासागर। तो टेथीज महासागर के अवशेष आज भी वहां पर मिल जाते हैं। तो जहां समुद्र लहराता था, ऐसा भूभाग नेहड़ कहलाता है। तो नेहड़ कौन सा भूभाग होगा? एक तो बाड़मेर और दूसरा जालोर। बाड़मेर और जालोर वाला भूभाग नेहड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसी रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर एक नाम मिलता है पीवणा। तो याद रखिएगा, पीवणा एक सांप की प्रजाति है। पीवणा एक सांप है जो रेगिस्तानी भूभाग के अंदर पाया जाता है, और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सांप डसता नहीं है, बल्कि ये जो आदमी व्यक्ति जो सो रहा है, उसकी सांस के अंदर धीरे धीरे विष छोड़ता है, और उस विष के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसको पीवणा कहा गया है। ये उस सो रहे व्यक्ति की सांसों को पी जाता है, उसकी सांसों में जहर घोल देता है। तो पीवणा एक सर्प की प्रजाति है जो मरुस्थल में पाई जाती है, जो रेगिस्तान में पाई जाती है। फिर इस क्षेत्र के अंदर एक नाम मिलता है मावट या महावट। मावट या महावट, याद रखिएगा। इसके बारे में हम जब राजस्थान का मानसून पढ़ेंगे तब ज्यादा बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां बेसिक आपको समझना है, भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठता है, या कैस्पियन सागर से जो चक्रवात उठता है, और वह चक्रवात भारत के उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है शीतकाल के अंदर। दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह के अंदर की बात कर रहा हूं। उन महीनों में जब उत्तर पश्चिम भारत से प्रवेश करता है ये मानसून, और राजस्थान के इन मरुस्थलीय जिलों के अंदर वर्षा करता है। कौन सी ऋतु में? शीतकाल। शीतकालीन वर्षा को मावट या महावट कहा जाता है। याद रखिए, ये रबी की फसल के लिए लाभदायक है, अतः इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानी जाती है महावट। याद रखिएगा, रबी की फसल खासकर गेहूं के लिए ये फसल लाभदायक है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, मरुस्थली इस भूभाग के अंदर पानी निकालने के अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं, जैसे रहट, अरट या अरटिया, ढेकुली, चड़स, ये सब के सब पानी निकालने के यंत्र है। रहट एक गोल गोल घूमने वाला यंत्र होता है
जो बैल के कंधे पर लंबी लकड़ी लगा करके घुमाया जाता है उसको, और एक डायनमो लगा होता है, वो डायनमो घूमता रहता है और पानी जो है ऊपर आ जाता है। अरटिया होता है जिसको पुरुष या व्यक्ति जो है गोल गोल घुमाते हैं और रस्सा उसके चारों तरफ घूमता रहता है, लपेटता रहता है। इस प्रकार से पानी कुएं में से बाहर निकाला जाता है। ढेकुली, एक लंबी लकड़ी के आगे बाल्टी को बांध दिया जाता है और उस लकड़ी के पीछे एक लंबी रस्सी बांध करके उसको इस प्रकार से नीचे किया जाता है और छोटे छोटे कुएं से पानी बाहर निकाला जाता है। चड़स जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर जहां पर कुएं होते हैं, दो बैलों के द्वारा एक चमड़े का बना हुआ बहुत बड़ा पात्र जो रस्सी की सहायता से अंदर से बाहर खींचा जाता है, चमड़े का बना होता है। खासकर बड़े जानवर जैसे भैंसा है, ऊंट है, उनके चमड़े से बनता है चड़स। तो ये सब के सब पानी निकालने के यंत्र है। तो मित्रों, आज हमने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण पार्ट 2 के अंदर पढ़ा है मरुस्थल का पार्ट 2, और मरुस्थल के पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा है शुष्क मरुस्थल। अगला पार्ट हम बनाएंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसी प्रकार से आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।